हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे। हमने 1993 से आतंकवाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जो आज तक लगातार जारी है। 400 से ज़्यादा खूनखोर आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने का काम किया। दरमियान में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कई बार हम पे झूठे केस दर्ज हुए, लेकिन हमारे बचने का एक ही कारण था कि मुल्क की सेना हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। 93 से लेकर जब जब भी हमें प्रॉब्लम्स आई, हमने बहुत कुछ सहन किया। रात को दो दो बार, तीन तीन बार हम ठिकाने चेंज करते रहे, लेकिन 2002 और 2001 में एक ऐसा वाकया हमारे साथ सामने आया कि जिसकी कोशिश हम जो है वो 98 से कर रहे थे। 98 से लेकर 2002-2001 तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उसमें हम उस वक्त की बीजेपी की सरकार जो कि सेंटर में थी, उनके मिनिस्टरों को मिलते रहे, हमें आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन हमें जो हम चाहते थे, जो कामयाबी हम लेना चाहते थे, वो कामयाबी हमें नहीं मिल पा रही। उस वक्त हमें इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर वजह क्या है। उस वजह का पता हमें उस वक्त चला जब दफा 370 को यहां से हटाया गया। दफा 370 जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक स्टिग्मा का काम करता था, एक कलंक का काम करता था। रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लगातार 2 साल तक दहशत गर्दों के खिलाफ फुल फ्लैग सेना की कार्रवाई में ताखीर करने के जिम्मेदार कहलाए जाते हैं, जिस वजह से सेना को उन 2 सालों में एक जिला के अंदर 40 छोटे ऑपरेशन करने पड़े, जिनमें 618 आतंकवादी मारे गए। अगर वो फुल फ्लैग ऑपरेशन हो गया होता, ना तो 2 साल का समय लगता, ना आतंकवादी 15 से 20 किलोमीटर अंदर आके कंक्रीट बंकर बनाते, और वहां से जितनी भी गतिविधि है पूरे हिंदुस्तान में वो अंजाम देते रहे। जब फारूक अब्दुल्ला पर ये इल्जाम लगा, इल्जाम लगने के बाद 4 दिन के बाद फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ये दावा करते हैं कि मैंने फौज को लगातार दहशतगर्दों के जमा होने के लिए खबरदार कर रहा था। अगर जगमोहन साहब यहाँ पे गवर्नर आते हैं, फारूक अब्दुल्ला का रिजाइन हो जाता है। अगर उनको फंड्स की जरूरत होती है, वो पीएमओ को के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन लगातार 2 साल तक दहशतगर्दों के ठिकाने बनते रहे। फारूक अब्दुल्ला के इल्म में सब कुछ था। फारूक अब्दुल्ला में यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन होने के नाते मेरे पास एक क्लिप पड़ी है, जिसमें मीडिया के एक भाई ने यह पूछा कि रियासत के अंदर सेना पावरफुल है या कि वहां की सरकार।
तो फारूक अब्दुल्ला जी का ये बयान, मीडिया को ये बयान देते हैं कि आप आज की बात करते हो, उस वक्त महबूबा मुफ्ती यहाँ थी, मरकजी सरकार से बात करके क्यों उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी और फुल फ्लैग ऑपरेशन नहीं करने दिया, और 2 साल तक कंक्रीट ठिकाने जो हैं वो बनते रहे। फौज का एक खास जगह पर दहशतगर्दों के जमा होने की इतला थी। फौज मुकम्मल ऑपरेशन करना चाहती थी, जिसमें फजाई हमले भी शामिल थे, मगर अब्दुल्ला को उन 2 सालों में मरकजी हुकूमत के साथ मीटिंगों में बार बार कहा गया कि वो इस एरिया को खाली करवाएं ताकि कम से कम नुकसान में इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके। मगर मरकजी हुकूमत ने वहां के चरवाहू का मतलब होता है भेड़ बकरी चारने वाले को बदले में एक बहुत बड़ा कंपनसेशन देने का वादा किया, मगर फारूक अब्दुल्ला इस बात पर राजी नहीं हुए और कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत के 6 साल पूरे हुए, इलेक्शन हुआ, उनकी पार्टी हार गई। मुफ्ती सईद सत्ता में आए, उनको भी चीफ मिनिस्ट्री लेनी थी और चीफ साल अपने पूरे करने थे। उन्होंने सेना की बात पर इत्तेफाक कर लिया, फुल फ्लैग ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। सवाल है जी सर, आपसे सवाल है, आपने जो करंट मुद्दा रखा है उस पर बात करके हमें बताएं। जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें आपने ये कहा है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमें बताएं कि किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें प्रताड़ित इस तरह से किया जा रहा है कि आज भी पूरी रियासत की हम तो बात नहीं करते, लेकिन अपने एरिया की हम बात करेंगे कि इसमें मैं थोड़ी सी एक बात 2-4 ऐड करना चाहूंगा। उसके बाद जो बात आपने पूछी है मैं उस पर आता हूं। ये मत मान के चलिए कि फारूक अब्दुल्ला यहाँ का चीफ मिनिस्टर था। फारूक अब्दुल्ला ही एक्चुअल में फारूक अब्दुल्ला ही हुर्रियत को कमांड करता था। अगर वो हुर्रियत को कमांड नहीं कर रहा होता तो फारूक अब्दुल्ला का जब पहला दौर था, जिस वक्त जीएम शाह ने उनसे सरकार ली थी, उस वक्त भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर कहते हैं उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर ये हुआ कि केएस के लिए एप्लीकेशनें लगी, रिटर्न पेपर हुए, उनका रिजल्ट नहीं निकला, इसी तरह लोगों को लगा दिया गया। पेपरों को शायद झील डल के किनारे कहीं पे जला दिया या तो कुछ उस वक्त की ऐसी खबरें भी हैं। तो आधे से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, जिसको कल एलजी साहब ने भी इस चीज को एडमिट किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ इस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है। देखिए, इस वक्त तो इस हालात से सबको पता है, जी सर, लेकिन जिस वजह से आपने प्रेस वार्ता रखी हुई है कि आपको मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर उठा है, आर्मी के साथ आपका काम करने का ढंग और आतंकियों को मरवाने का काम, और आप दर दर की ठोकरें खा रहे, उसके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर मैं सीधा उसी बात पे आता हूँ, आप सबकी इसरार के ऊपर, कि हमारी जमीनें, हम अपने घरों से निकले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आज भी, जो ओवरग्राउंड तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अंडरग्राउंड जो लोग हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मकानों को जिस वक्त भी से ये दफा 370 टूटने के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे काम संभाला हुआ है, सही तरीके से काम कर रहे हैं। एक नया इनकलाब आया है, उस इनकलाब में हमें सिलेक्टिव तौर पे टारगेट किया जा रहा है। हमें सिलेक्टिव तौर पर इसलिए टारगेट किया जा रहा है, कानून के अंदर रह के हमें निशाना बनाया जा रहा है। हमारी जमीन, जायदाद, मकान सब खतरे में है, हम खतरे में हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना तो आपको एरिया बता सकता हूँ, आप सब लोग हमारी हेल्प इस तरह करें कि हम एक
मेमोरेंडम की सूरत में या डिविजनल कमिश्नर साहब के पास जाके रखेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खतरे में आ जाएंगे। हम ये कहते हैं कि इंक्वायरी हो और वो लोग आइडेंटिफाई हों एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आज भी इतना गुर्दा रखते हैं कि वो जो लोग सेना के साथ काम करते रहे या जो लोग उस वक्त में किसी गलत एक्टिविटी में नहीं पड़े, उन लोगों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। क्या एक हफ्ते के अंदर इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, एक लीगली तौर पे इलीगल काम को लीगल करके इस तरह किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर प्रपोजल है कि हमारे मकान गिर जाएंगे, उनमें हमारे कुछ मकान आते हैं, हमारी जमीन को भी, और हमारी जमीन में एक टेक्टफुली तरीके के साथ उन लोगों ने एक ऐसा प्रपोजल बनाया हुआ है कि वो हमें वहां से खदेड़ना चाहते हैं। तो हम में इतनी हिम्मत नहीं है, इस वक्त भी हमारे घरों में ताले लगे हुए हैं, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम दोबारा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम निशान तो वहां रहना चाहिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। हमने एक वीडियो क्लिप भी बनाई हुई है, वो मैं आप सबको शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी चलाएं। मैं ये माइक लेके आया हूँ कि इसके बाद अगर मुझे शहर में घूम घूम के अगर हमने भीख भी मांगनी पड़ी, पैसे नहीं मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, और वो हेल्प आप लोग हमारी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप हेल्प मांगेंगे, आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं। जिस जगह पे आपकी जमीन जो है वो साजिश के तहत जा रही है, उस जगह का नाम नहीं बताएंगे, आप अपनी पहचान नहीं बताएंगे, तो मीडिया उसमें क्या करके उसमें बताएगा कि कौन सी जगह पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन की गलती हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है आपका, वो बताइए। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा जो है वो यही है कि हमें सिलेक्टिव तौर पर टारगेट किया जा रहा है। हम अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके, और जो हमने आज तक सेना के साथ काम किया है, 40 से 50 के दरमियान हमने आर्मी के कमांडिंग ऑफिसरों के साथ काम किया, जिनमें से कोई लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल बन के कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी भी सर्विस में हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम डीकम साहब के पास जाएंगे और वहां जाके हम मेमोरेंडम देंगे, वहां हम अपना एड्रेस भी देंगे, वहां हम अपनी जगह भी देंगे और हम अपनी पहचान भी बताएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आप हमारे इस मुद्दे को हाईलाइट करें। मुद्दा तो बताएं आप। मुद्दा नहीं बता रहे ना, कौन सी क्या मुद्दा क्या है? हमारे मकानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी जमीनों को टारगेट किया जा रहा है, वो सारी डिटेल जो है हम डिविजनल कमिश्नर साहब को जाके दे देंगे। टारगेट कर रहा है आपकी जमीन को? जी सर। आपको कौन टारगेट कर रहा है? आपकी जमीन को कौन टारगेट कर रहा है? कुछ लोग जो एंटी नेशनल लोग हैं और उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे कुछ लोग हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप आज प्रेस के सामने आए हैं, मीडिया के सामने प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं, लेकिन आप अपने गांव का नाम नहीं लेना चाहते, आप अपना नाम नहीं देना चाहते, तो मीडिया आपकी हेल्प किस तरीके से करे? मीडिया ने लिखना भी है ना कुछ, मीडिया क्या लिखेगा? गाँव का नाम, और हम अगर अपनी पहचान बता दें तो हम 2 मकानों के लिए अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को, और जो लोग आज तक हमारी सपोर्ट करते रहे हैं, हमारे साथ खड़े रहे हैं, तो उनकी जान और माल को और खतरा हो जाएगा अगर हम अपनी पहचान बताएं तो। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप खतरे में, आपको परेशानी आ रही है? जनता को कैसे पता चलेगा? हम सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जाके डिविजनल कमिश्नर साहब को दे देंगे, और फिर यहाँ आने का मतलब क्या? फिर डॉक्यूमेंट ही देते ना आप आगे? डॉक्यूमेंट जैसे उसके बाद हमारी प्रेस बात कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे, आप एरिया का नाम नहीं बता रहे, फिर कैसे किसको पता चलेगा आप कौन है? आपको किस तरह से मदद होनी चाहिए? आप किस तरह के खतरे में हैं? कौन सा वाला लेना? आपका कहना बिल्कुल सही है। हम ये कहते हैं कि 2 मकानों के लिए हम अपने परिवार को खत्म नहीं करवा सकते। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप हमारी हेल्प करें। सर, जगह का नाम तो बता दो, कौन सी जगह है? सर, हम आपने प्रेस रिलीज बनाई है? इसकी प्रेस रिलीज है आज की? डिविजनल आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी प्रेस रिलीज बनाई है? बस यही जो मैं बता रहा हूँ यही है सर।